हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आप अपना स्टडी का टाइम टेबल सेट कर रखे हैं, डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और यहाँ पे भी बातें हो रही हैं कि आज हम लोग बात करेंगे सीटेट के ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के सब्जेक्ट के बारे में। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 में 23 जनवरी को जो प्रश्न आए थे सीटेट के एग्ज़ाम में ईवीएस से संबंधित, उन्हीं प्रश्नों को आज हम देखेंगे और एक प्रकार का प्रैक्टिस सेट। और आपको पता है कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि सीटेट और यूपी टेट के लिए या किसी भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए आपको प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और कितना ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है आपको बताना नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। जब आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे ही। ईवीएस में आपका कितना स्कोर आता है टॉप 30 क्वेश्चंस में, जैसा कि आप जानते हैं कि टॉप 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चंस एग्जाम के टाइम में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चाएं होंगी। और चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो से अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। और आप जानते हैं कि ईवीएस के जो प्रश्न हैं वो पहले जो 2012, 13 या 14 में प्रश्न आते थे उनसे कई ज़्यादा अलग हैं। क्योंकि अब जो है आपको भौगोलिक क्षेत्र से प्रश्न पूछा जा रहा है, मैपिंग से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है कि ध्रुव तारा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस में देखते हैं किसको ध्रुव तारा कहा जाता है, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को या पश्चिमी तारे को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ध्रुव तारा नया नहीं है, आप सभी लोगों ने पढ़ा है पर्यावरण में। चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए हैं पूरी तरह से। तो तीसरा ऑप्शन सही है, उत्तरी तारे को। उत्तर दिशा में जो तारा सबसे तेज चमकता है उसे ध्रुव ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है और इसे अंग्रेजी में पोल स्टार भी कहते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में इसका जो है प्रयोग जो है दिशा बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता था और इसी वजह से इसको दिशा सूर्य सूचक भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा समझ लीजिए, सदाबहार प्रश्न है हर साल और जितनी बार भी पेपर होता है, अगर 3-4 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, आप जितने भी शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं तो ये प्रश्न पूछा जाना है। और क्योंकि ये श्योर है, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था, वो भी भारत में। ऑप्शन देखते हैं, 1981 में, 1973 में, 1972 में, 1985 में। तो आपको पता है, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं, कई बार एग्जामों में आ चुका है। और प्रैक्टिस सेट अगर आपने देखा होगा या आपने प्रीवियस ईयर एकाध भी प्रीवियस ईयर आपने अगर हल किए होंगे तो आपने देखा होगा कि ये प्रश्न जो है कई शिफ्टों में दोहराया भी गया है। तो सही आंसर इसका जो है वो है दूसरा, 1973 में यानी कि 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ था। और बाघों की जो बाघ हैं उनकी घटती जनसंख्या को रोकने के लिए और जो दुर्लभ इनके एकाध जो ऐसी वंशज हैं जो बहुत रेयर केस में मिलते हैं, उनको जो है इकट्ठा करने के लिए यानी कि सुरक्षित करने के लिए इसका जो प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था। और उत्तराखंड में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं, जो कि बहुत ही पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, उसी में उत्तराखंड में ही। आगे देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाने वाला है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है आपका मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बात कर लेते हैं कि गुजरात की, तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में शेरों से एशियाई शेरों से संबंधित है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इससे भी प्रश्न पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जैसे सुंदर राष्ट्रीय उद्यान हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इससे भी सुंदर राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछा जाता है पश्चिम बंगाल से। तमिलनाडु में जैसा कि आप देख लेते हैं, मधुमैला राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है और जिम कॉर्बेट हुआ और गिर राष्ट्रीय उद्यान हुआ, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था, किन दो के मध्य हुआ था। ऑप्शन देखते हैं, ब्रिटिश व भारतीय के मध्य, हिंदू और मुस्लिम के मध्य, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य, नरम दल और गरम दल के मध्य। देखिए, लखनऊ समझौता जो हुआ था
उसकी बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है उसका वो है तीसरा सबसे पहले। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो समझौता हुआ था उसे लखनऊ समझौता कहते हैं और ये हुआ था 1916 में, यानी कि 1916 में हुआ था। क्यों हुआ था? और ये आपको बखूबी पता है, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सबसे ज़्यादा जो पूछ लिया जाता है कभी कभार, जैसे कि अगर कांग्रेस की तरफ से अध्यक्षता या नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो उस टाइम बाल गंगाधर तिलक जी कर रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। और मुस्लिम लीग की जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना जी, जो कि बहुत चर्चित हैं ये। आगे देखते हैं दोनों लोग ही। और ये जो लखनऊ समझौता ये भी बहुत चर्चित रहा है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और बिहार में। तो पांचवे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो ऑप्शन होगा वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गुजरात में जंगली गधों का अभ्यारण्य है, जो कि आप जानते हैं गुजरात का जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण आप जानते हैं, अगर आपने मैप पढ़ा होगा तो आपको पता है। यहाँ से जो ये कच्छ का रण इसमें होता है, यहीं पे चाहे वो बड़ा कक्ष का रण हो या छोटा कक्ष का रण हो, यहीं पे जो है आपका जंगली गधों का अभ्यारण्य है, जहाँ पे जंगली गधे सुरक्षित संरक्षित किए जाते हैं। आगे देखते हैं। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन, चट्टानों की शक्ति मापन, इनमें से सभी। तो सही आंसर जो है उसका सही ऑप्शन जो है वो दूसरा हो जाएगा। कार्बन डेटिंग का मतलब है कि प्राचीन स्थलों में जो बहुत पुराने अवशेष हैं हड्डियों के जो मिलते हैं, उनका आयु मापन होता है कि ये कितने वर्ष पुराने हैं। ठीक है, इस तरह से आगे देखते हैं। संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान को अपनाया था? ठीक है, 21 मई 1949, 24 मई 1950, 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। ठीक है, 13 नवंबर 1949 को। सही बात कर ली जाए, अगर सातवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो आपका दूसरा है, यानी कि 24 जनवरी 1950 को आपका जो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि राष्ट्रगान है वो पहली बार अपनाया गया था। और पहली बार इसको कहाँ गाया गया था और इसके लेखक कौन है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी जो है उन्होंने इसकी मूल रूप से इनके बांग्ला में, ठीक है, बांग्ला में जो है बांग्ला भाषा में इसको लिखा था और पहली बार इसको जो गाया गया था। और इसका तो टाइम आपको पता है कि 52 सेकेंड है और कम से कम अवधि की बात करें तो 20 सेकेंड है। ठीक है, और इसको सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। बायो मैग्निफिकेशन है क्या है? कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता। तो यही है बायो मैग्निफिकेशन। समय के साथ जो ऊतक हैं हमारे शरीर में, ठीक है, जो शरीर का निर्माण करते हैं, जो ढांचा तैयार करते हैं, उनमें जो है समय के साथ विषैले पदार्थ की जो सांद्रता है वो बढ़ती जा रही है और इसी को जो है बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? बहुत ज़्यादा और हमेशा पूछा जाता है, समझ लीजिए। तो कवक, प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस। अगर इस तरह से इसको समझने की कोशिश करें, अजैविक वो जो जीवित न होकर भी हमारा जो हमारे दैनिक जीवन में इम्पोर्टेंस रखते हैं, और जैविक वो जो जीवित रह के हमारे दैनिक जीवन में इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो अजैविक घटक जो है वो तो प्रोटीन, फास्फोरस, मृदा है, जो जीवित न होकर भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। लेकिन कवक जो है वो एक जैविक घटक है, क्योंकि ये जो मृत जीवी होते हैं, मृत जो चीज़ें मृत हो जाती हैं उन पे जो है इनका निवास होता है, या उनको ये खाते हैं और उपभोग करते हैं उनका। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। पहले समझ लेते हैं ग्रीन पीस क्या है। जिस तरह से आप जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत से संगठन बनाए गए हैं, जैसे कि WNO है, UNEP है, IUCN है, उसी तरह से आपका ग्रीन पीस इंटरनेशनल भी है। तो ये कहाँ अवस्थित है? एम्स्टर्डम में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में, नागासाकी में। तो नागासाकी किस लिए प्रसिद्ध है अगर आपको याद है तो कमेंट, वैसे भी भूलने वाली बात है नहीं। तो नागासाकी कहाँ है और ये क्यों प्रचलित है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करके बताएं। और सही ऑप्शन जो है वो 10 का पहला है। और कहाँ है एम्स्टर्डम, ये जो है आपका किस देश में है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल चलते हैं आगे। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? बिहार, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो देखिए आर्सेनिक जल में जो प्रदूषित जल है, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में हो रहा है, तो वो आपका है पश्चिम बंगाल, चौथा। और क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में जो नदियां हैं, यानी पश्चिम बंगाल में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, और बांग्लादेश में जो आपकी पद्मा और मेघना नदियां हैं, वो संगम करते समय आर्सेनिक प्रदूषण से अधिक ग्रस्त हैं, क्योंकि वहाँ का जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा आर्सेनिक जल द्वारा जो प्रदूषण है वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। आगे देखते हैं, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क क्यों है। देखिए पश्चिमी घाट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये भौगोलिक प्रश्नों से संबंधित है, और ये इतना इंपॉर्टेंट रखता है कि आपका 2 से 3 नंबर या उससे भी अधिक नंबर कहा जाए तो ये आपका ले जाएगा, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग जरूर करिए। जो है जियोग्राफी में मैप से संबंधित और जो इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखें। तो दक्कन शुष्क है क्यों, क्योंकि रेन शैडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है, निम्न ताप का प्रभाव है, दाब का प्रभाव है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, रेन शैडो प्रभाव है। और रेन शैडो प्रभाव क्या है उसकी बात कर ली जाए तो पश्चिमी घाट के जो दक्कन हैं ये शुष्क इसलिए हैं कि यहाँ पे जो वर्षा का मुख्य रूप है वो सिर्फ जून से सितंबर तक महीनों में ही होता है, और वो भी सिर्फ जब दक्षिण पश्चिमी मानसून होते हैं तभी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि पश्चिमी घाट से संबंधित एक आध जो है पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है बेसाल्ट चट्टान बहुत ज़्यादा, ज्वालामुखी से बेसाल्ट चट्टान बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है जहाँ बेसाल्ट चट्टान होगा वहाँ काली मिट्टी की अधिकता होगी, तो यहाँ पे काली मिट्टी की अधिकता बहुत ज़्यादा है। आगे देखते हैं, और पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट से जो है आपकी उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में विभाजित करती हैं कुछ नदियाँ, जैसे कि पश्चिमी घाट, और जैसे कि नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तरह से जो 12 महीने सूखती नहीं है, चलती रहती हैं, उन नदियों की बात हो रही है। आगे देखते हैं, वन वहीं से निकलती हैं और जो बंगाल की खाड़ी में आके फिर गिरती हैं, ये कहने का मतलब था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था, 1972, 1962, 1960, 1975। सही आंसर की बात कर ली जाए, 13 का जो सही आंसर है उसकी बात कर ली जाए तो वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1972। आगे देखते हैं, और आपको पता है कि 1972 में जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वो क्यों, वो विशेष करके जैसे कि अवैध रूप से जो जानवरों का शिकार है, पेड़ों की कटाई है, उन सबको रोकने के लिए इसमें दंड का प्रावधान किया गया था, इसमें जुर्माना बताया गया था, तो उसी बारे में बात हुई है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम में। आगे देखते हैं, वायुमंडल की ऊपरी सीमा का प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सौर विकिरण कहलाते हैं सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा, सूर्यातप, ऊर्जा बजट। देखिए सौर स्थिरांक उसको कहते हैं, अगर इसको समझा जाए तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि वायुमंडल की जो ऊपरी परत है, यानी कि जो ऊपरी सीमा है, ठीक है, समझ लीजिए ये वायुमंडल है आपका, जो इसकी ऊपरी सीमा है, ठीक है, ये ऊपरी सीमा है, इसमें हर एक क्षेत्र में जो सौर विकिरण यानी कि जो सौर्य की किरणें आती हैं, ठीक है, वो सौर स्थिरांक के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है, जो उसकी सूर्य की किरणें जो लंबवत पड़ती हैं। आई होप आपने ज़रूर पढ़ा होगा, इसको समझना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपके लिए पहली बार नया है तो खुद से ढूंढिए, मैं कहती हूँ कि खुद से सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेहतर है। आप एक चीज़ डिस्कवर करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो सेल्फ स्टडी मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप भले ही कहीं से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, वीडियोज़ से पढ़ रहे हैं, आपने वैसे तो सीटेट और यूपी टेट के लिए कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन, लेकिन फिर भी अगर आप लगता है कि आप पहली बार है, नहीं मैं ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मेरा समय कम है, तो आप ले सकते हैं। फिलहाल अगर आप मेहनत करें, सेल्फ स्टडी करें तो बढ़िया है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, ये सबको पता है। आई थिंक आपने 9-10 से ही रटा होगा इसको। यूएसए यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, और यूएसएसआर यानी कि आपका रूस, ठीक है। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो यहीं से लिए गए हैं। और अब आप बताइए कि संयुक्त राज्य में अमेरिका यानी कि यूएसए से क्या लिया गया है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या पूछा जाता है। जैसे मौलिक अधिकार तो लिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि यूएसए से जो है आपका मौलिक अधिकार लिया गया, लेकिन और भी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से ली गई हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। आगे देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में, दोरंग घाटी में। तो देखिए फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, उत्तराखंड में, आप जानते हैं, ठीक है, जो हमारे उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था, जो कि
बंटवारे के बाद उसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ? वो है आपके शांत घाटी में। शांत घाटी कहाँ है आपको पता है? केरल में है। और ये जो केरल राज्य के पलक्कड़ ज़िले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। नीलगिरी आप जानते हैं, अगर ज़िला का नाम नहीं पता, इसे पलक्कड़ ज़िला नहीं पता है तो आप नीलगिरी से परिचित होंगे। ठीक है, वहाँ पे ये अवस्थित है या स्थित है। आगे देखते हैं एलपीजी यानी कि जो गैस सिलेंडर हम आप अपने घरों में यूज़ करते हैं, संदर्भ में क्या असत्य है यानी कि नेगेटिव क्या है, उसको आपको चूज़ करना है। नीली ज्वाला से जलने वाला, तो ये बात सही है, जब हम उसको जलाते हैं तो उसमें जो है ज्वाला जो है यानी कि जलता है वो नीले कलर का है, ये सही है। उच्च ऊष्मीय मान है, ये सही है। एक स्वच्छ ईंधन है, इसी वजह से गैस सिलेंडर हमारे पीएम साहब ने घर घर पहुंचाने का मतलब लिया था। मीथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं, मीथेन नहीं उत्सर्जन हो इसी वजह से ही तो जो है एलपीजी की शुरुआत की गई थी, क्योंकि मीथेन से आपको पता है कि हमारे वातावरण को यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो प्रदूषित हो रहा है। और मीथेन जो है कहाँ से उत्सर्जित होते हैं आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। उसके पहले जो ईवीएस का पार्ट 1 था उसमें मैंने बताया था कि मीथेन कहाँ से, यानी कि जो लकड़ियाँ हैं वो आधी जली होती हैं, वहाँ से मीथेन उत्सर्जित होता है। सिगरेट पी के फेंक देते हैं आधा लोग, वहाँ से मीथेन उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो जो लकड़ियाँ आधा जली हुई होती हैं वहाँ से मीथेन उत्सर्जित होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत हानि पहुँचाता है। तो आगे देखते हैं, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा, मीथेन उत्सर्जित नहीं करता है, यही असत्य है एलपीजी के बारे में। 18वें के सही पहले क्वेश्चन पर लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं उत्पादक और उपभोक्ता, सही है, ये एक कड़ी है पारिस्थितिकी तंत्र की, क्योंकि लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि सिर्फ उत्पादक और उपभोक्ता ही मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ये बहुत ही बड़ा एक एरिया है जिसमें एक ऐसा कोई वर्ड चाहिए जिससे वो डिस्क्राइब कर दे सबको। जैसे जैविक तथा अजैविक पदार्थ, इसको आप कह सकते हैं, यही सही आंसर हो जाएगा, और कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं। जैविक पदार्थ उन्हें कह देंगे जिसमें से आपका उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता आ जाते हैं। अजैविक घटक इस एनवायरनमेंट पे यानी कि पृथ्वी पर, पृथ्वी से लेके आकाश तक जितने भी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में हैं, जैसे कि तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति, स्थल की जो आकृति है, जल, गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान, ये सारे अजैविक घटक हैं जो जीवित न रहकर भी हमारे दैनिक जीवन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उसे अजैविक पदार्थ कहते हैं। तो समझ लीजिए इस दो ही शब्द में पूरा पारिस्थितिकी तंत्र समा रखा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मकर रेखा है, इससे संबंधित कन्फ्यूजन ना हो तो ये जो है सबसे आसान है, लेकिन अगर कन्फ्यूजन हो तो सबसे टफ भी यही हो जाता है ये प्रश्न। मकर रेखा है क्या है, जैसे ठीक है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, नॉर्थ साउथ दिशा नहीं दिया है यहाँ पे, तो समझ लीजिए कुछ दूसरा ही दे दिया। आपको पता है नॉर्थ और साउथ में ही सही होगा, और क्या सही होगा उसको समझ लेते हैं पहले कैसे। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि पृथ्वी गोल है, या जैसे भी है, जैसे भी आप इसको डिस्क्राइब करते हैं, वैसे बचपन से यही पढ़ाया गया कि पृथ्वी गोल है, फिलहाल है नहीं। ठीक है, तो इसको बीचों बीच जो रेखा काटती है वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। यहाँ से आप दो रेखाएं खींचते हैं जिसको आप मकर रेखा और कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो मकर रेखा नीचे वाली है, ठीक है, कर्क रेखा ऊपर वाली है। अब आप इसको कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि आप अगर इंडिया में रहते हैं, रहते ही हैं, क्योंकि आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप अध्यापक बनना है तो इंडिया का ही, तो आपको पता होगा कि हमारे भारत को बीचों बीच जो रेखा काटती है वो कर्क रेखा काटती है, यानी कि हमारा देश इधर ही कहीं इस तरह से है, और बीचों बीच काटती है, थोड़ा सा बन नहीं रहा है, आप समझ लीजिएगा कि हमारा देश यहीं है, और यहाँ से बीचों बीच रेखा काटती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा तो पूछा नहीं गया है, मकर रेखा पूछा गया है, तो जब भारत को जो रेखा काटती है वो कर्क रेखा है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये मकर रेखा है। दिशा देखते हैं, दिशा किस प्रकार से मापी जाती है, ये है पूरब, ये है पश्चिम, ठीक है, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो साउथ और नॉर्थ की बात हुई है, तो 23.5 डिग्री जो साउथ में होगा वो मकर रेखा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सॉरी, थोड़ा सा हाथ से लगने की वजह से इधर उधर हो गया। फिलहाल देखते हैं, 19 क्वेश्चन तो हो गया, जिसका सही आंसर था पहला। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जब भी आप
ईवीएस पढ़ना शुरू करते हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें यही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे पहले यही बताया जाता है कि किसने पहली बार इनका इस शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने क्या क्या अपनी योग्यताएं दी हैं इकोसिस्टम या ईवीएस में, ठीक है। तो देखते हैं, ऑप्शन उड़म है, एजी टॉन्सले हैं, आरडी मिश्रा है, विटाकर है। तो आपको पता है कि आपने रटा होगा, एजी टॉन्सले जी क्या हैं, इन्होंने इको सिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नाम है उनका एजी टॉन्सले जी, ठीक है। आगे देखते हैं, और इन्हें ही पारिस्थितिकी तंत्र के जनक के रूप में जाना जाता है, ये पता है क्योंकि इन्होंने जब पहली बार प्रयोग किया तो यही जनक हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। आगे देखते हैं 21 का, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। तो ये आपने बहुत पहले जब शुरू आप करते हैं, जैसे कि जब आप इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी पढ़ के ख़त्म करती हैं, उसके बाद आपका चैप्टर आ जाता है यही जो उपभोक्ता और जैविक और अजैविक पदार्थों से संबंधित प्रश्न आज टॉपिक आ जाते हैं। तो इसमें आपको पढ़ाया जाता है। तो आपको पता है खाद्य श्रृंखला के सबसे उच्च स्तर की उपभोक्ता की बात कर ली जाए तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, मांसाहारी। आगे देखते हैं, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है यानी कि सबसे नीचे जो है उसकी बात हो रही है, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। तो 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए, 22 का जो सही आंसर है वो सबसे सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी का सबसे निचली स्तर है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, समताप मंडल क्षोभ मंडल क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसे कि क्षोभ मंडल में ही आपकी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं होती है, जैसे बादल बनना, आंधी और वर्षा आदि चीज़ें यहीं पे क्षोभ मंडल में ही होती हैं। आगे देखते हैं, लेकिन अब बताइए आपकी जो जहाज़ें उड़ती हैं वो किस मंडल में है। आगे देखते हैं, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था कब, 16 अक्टूबर 1990 में, या 10 दिसंबर 1980 में, 11 मई 1972 में, 11 दिसंबर 2002 में। तो यही ऑप्शन चौथा वाला ही सही हो जाएगा कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो पारित किया गया था वो 2002 में, 11 दिसंबर 2002 में ही पारित किया गया था। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा जो चीज़ें कॉन्सेप्ट से में मिल जाती हैं वो तो ठीक है, जैसे सीडीपी में हुआ, या जैसे पैडागॉजी की बात करें तो पैडागॉजी हुआ तो उसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है तो हम चीज़ों को समझ लेते हैं। लेकिन जहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव की तरह, वहाँ पे जैसे ईवीएस में पूछा जाता है तो अब बहुत ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस में, तो वहाँ पे अगर आपको रटना पड़ता है तो कम समय है तो रटिए, ठीक है। भले ही हम पढ़ाते हैं कि पैडागॉजी में रटना गलत है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रट सकते हैं, अब क्योंकि लास्ट में यही आपके पास चारा बचता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। कृषि करने की प्रक्रिया की बात हो रही है, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती। 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो 24 का सही आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा कि जैविक खेती जो है, जो खाद्य जो है अपने घरों में बनाए जाते हैं वो जो है जैविक खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, वो जैविक खेती में आता है। तो यही जो है पर्यावरण संरक्षण में बिल्कुल सहायक है। आगे देखते हैं, अम्लीय वर्षा संबंधित है बहुत ज़्यादा और हमेशा पूछा जाता है, बस इसके टॉपिक्स चेंज कर दिए जाते हैं, ऑप्शन चेंज कर दिए जाते हैं। देखते हैं क्या है प्रश्न। तो अम्लीय वर्षा संबंधित है एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक एसिड से। दूसरा ऑप्शन सही है क्योंकि आपको पता है अम्लीय वर्षा कब होती है। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है और इसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वर्षा के पानी में घुल जाता है, जो अम्लीय हो जाता है। वर्षा का पानी किसके घुलने से, सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है और ये वर्षा होती है, इसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ताजमहल धरोहर है उसकी जो रंग है वो पीले हो रहे हैं, जो कि पूरी तरह से वाइट था पहले, अब उसका हल्का कलर पीला होता जा रहा है अम्लीय वर्षा के कारण से। और बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो अम्लीय वर्षा के कारण खराब होती जा रही हैं या उनका नुकसान होता जा रहा है। WWF से आप आशय है
वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड या वर्ल्ड वाच फंड? तो सबसे बढ़िया है, सबसे सही है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड है, जो आपने रटा होगा। आगे इजी प्रश्न है। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, कुछ सोचना नहीं है, मैंने पहले बता दिया था आपको। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो केंद्रीय जल आयोग है, तो जल से संबंधित होगा। प्रदूषण नियंत्रण जो है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये मिल भी रहा है प्रश्न से। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जी, और जो अवस्थित है एंडीज में, हवाई में, सिलिली में या रॉकीज में? सही आंसर की बात कर ली जाए तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, एंडीज में है। और एंडीज कहाँ है? ये इक्वाडोर देश में स्थित है। और इक्वाडोर कहाँ है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। ठीक है, आगे अब बताइए, रॉकीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उस देश का नाम बताएं या उस महाद्वीप का नाम बताएं। तिब्बत का सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। सबसे आसान और सबसे लास्ट में अगर ये प्रश्न आया होगा उस टाइम में, तो अगर जिसने पढ़ा होगा उसका मन खुश हो गया होगा कि ये 3-4 प्रश्न बड़े अच्छे थे, है ना। तो ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा और सिंधु। तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, और यही ब्रह्मपुत्र नदी आगे चल के बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे मानस है, पूथीमारी है बांग्लादेश में। तो ये इस तरह से है। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी, आपका स्कोर कितना रहा ये भी नोट डाउन करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।